हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रिवीजन सीरीज विद प्रतीक सर। तो देखिए, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम पास में आने वाले हैं और मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं काफी चैप्टर रिवाइज करा चुका हूं और आज हम लोग एक और नया चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। तो अगर आप नीचे दिए हुए मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, एलपीपी, ये सारे टॉपिक हम लोग 1 मार्कर क्वेश्चन सारे कवर कर चुके हैं प्रॉपरली। उनके लिंक नीचे दिए हुए वीडियो के, आप उनमें से ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैलकुलस। एंड कैलकुलस का आप कह लो ये लास्ट पार्ट है जिसमें इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और इसके क्वेश्चंस जो होते हैं अगर आपको समझ में आ जाए, दे आर वेरी इजी। ठीक है, बहुत स्कोरिंग होते हैं क्योंकि कुछ मेथड होते हैं जिनसे आप सॉल्व करते हो। डिग्री, ऑर्डर, कुछ बड़े लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो हम लोग ये 1 मार्कर क्वेश्चन जब हम करेंगे, जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो साथ ही साथ हम वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते जाएंगे जिससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर प्रॉपर्ली रिवाइज हो जाए। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन पेपर लेके बैठिए जिससे आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहे और जो क्वेश्चन आपको नहीं है आप सॉल्यूशन देख के उनको रिवाइज कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो हमारे को पहला क्वेश्चन दिया है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, सबसे पहले तो यही लाइन में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है तो उसके दो तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं, एक निकलता है जनरल सॉल्यूशन और एक निकलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आपको देखो, जब भी ठीक है, अब इसमें फर्क समझते हैं। जब भी आप इंटीग्रेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, फिर इंटीग्रेट करते हो। आपको पता है जब भी हम कोई चीज इंटीग्रेट करते हो तो उसमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे तो इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सको, कुछ कंडीशन अगर दी हुई है और इससे आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सको, तो आपको मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, जनरल सॉल्यूशन मतलब मुझे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे आंसर को कांस्टेंट में छोड़ना है। ठीक है, अब चलो, अब बात आती है, ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फर्क। अब दूसरी चीज आती है कि आपको कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमारे 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा मेथड होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और तीसरा जो इस सिलेबस में है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जिसमें जो मेथड लगेगा, देखो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका एक साइड पे एक्स हो जाए और एक साइड पे वाई हो जाए और आप इंटीग्रेट कर सको डायरेक्टली। दूसरा होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस की पहचान ये होती है कि उसमें इक्वेशन की पूरी डिग्री जो है वो सेम होती है हर वेरिएबल की। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग मेथड होता है। तो चलो आप क्वेश्चन में देखते हैं हमारे को इसमें कौन सा मेथड लग रहा है। पहले में दिया है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा पहला क्वेश्चन है y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिए, गिवन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 इज ऑफ द फॉर्म। तो क्या फॉर्म है इन चारों में से मैं बताना है, जहां पे सी मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया है। तो चलो सबसे पहले मैं देखता हूं कि क्या इसमें, अब अगर मैंने ये इक्वल टू 0 दिया है, आपने इधर लिखा, अब देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें मैं एक जगह एक्स ला सकता हूं, ठीक है, और एक जगह में वाई ला सकता हूं। तो जब आपके वेरिएबल ऐसे सेपरेट हो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें मेरा वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग सकता है। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहां पे दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो डी बाय डी एक्स बाय एक्स को मैंने लिख दिया लॉग एक्स, इट इज इक्वल टू, यहां पे लिख दिया लॉग वाई। अब आप चाहते तो यहां पे क्या कहते हैं, प्लस सी भी लिख सकते थे, लेकिन देखो इसमें log y log x है, तो मैंने इधर क्या किया, कांस्टेंट log c और ऐड कर दिया। अब log c क्वेश्चन आएगा, log c क्यों किया, क्योंकि देखो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप अगर इसे c भी छोड़ देते, यहां पे आंसर भी छोड़ देते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देखोगे यहां पे कहीं पे भी ऑप्शन में आपको log नहीं दिया हुआ, हर में y x के टर्म्स में दिया है। तो मैंने क्या किया, इन क्वेश्चन में लाने के लिए मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं log y इज इक्वल टू log x इंटू सी, क्योंकि log ए बी क्या होता है, log ए इंटू बी, ये हट गया तो मेरा क्या आया, y इज इक्वल टू सी एक्स। तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो y इज इक्वल टू सी एक्स, मतलब ऑप्शन सी की फॉर्म में हुआ। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग log c को इधर ऐड नहीं कर सकते, कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कांस्टेंट हमेशा हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऐड करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल से नहीं, y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है विच इज कंसिडर x, उसके साथ में करते हैं, क्योंकि हमेशा रिलेशन हम y इक्वल्स टू देते हैं। तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम लोग हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर बाय डिफॉल्ट x की साइड पे ऐड करते हैं। तो ये था क्वेश्चन 1, आई होप आपको क्लियर है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इक्वेशन दी है, डिटरमाइंस ए फैमिली ऑफ सर्कल विथ। अब ये कह रहे हैं ये जो इक्वेशन है क्या ये कोई फैमिली ऑफ सर्कल को डिटरमाइन करती है, तो फैमिली ऑफ सर्कल के लिए ये दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा फैमिली ऑफ सर्कल को डिटरमाइन करती है। अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले जरूरी ये है कि आप इसे सॉल्व कर सको। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मुझसे कह रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। आगे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, बस इतना दिया है और इसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब फिर से मैंने वेरिएबल सेपरेबल लगाया तो देखो ये इधर चला गया, ये पूरा का पूरा वाई में है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे वाई अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब जब मुझे एक साइड वाई दिख गया, एक साइड एक्स दिख गया, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अब जब इंटीग्रेट करेंगे dx का तो x होगा। अगर आप इधर देखो तो आपको यहां पे सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है क्योंकि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आपने क्या किया, सीधे 1 माइनस वाई स्क्वायर को ले लिया t, डेरिवेटिव लिया तो 0 माइनस 2y dy इज इक्वल टू dt, या आपका y dy इज इक्वल टू dt अपॉन 2 माइनस में आ गया। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना है तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, माइनस बाहर, y dy की जगह लिख दिया dt 1/2 और यहां पे क्या आ गया √t। दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। यहां पे तो dx को मैंने x लिख दिया और इसे c लिख दिया। चलो अब आगे करते हैं। अब यहां पे जब √t है, √t को क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1/2। ऊपर जाके क्या होगा, t की पावर -1/2, और x की पावर n की इंटीग्रेशन होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यह होगा t की पावर -1/2 प्लस 1 विच विल बी t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो अब इसे सीधे याद रखना, ये आपका आ जाएगा 2√t इज इक्वल टू x प्लस सी। ये कट गया, तो अब आपका यहां पे क्या आया, √t की वैल्यू डाली -√1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस सी। देखो अब अगर इसको सॉल्विंग करनी होती तो आप यहां पे भी सॉल्व करके छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मेरे को कह रहे हैं इट रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ सर्कल। अब देखो सर्कल की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, आपको बता दें, सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे h कॉमा के उसके सेंटर होते हैं और r एरिया रेडियस होता है। तो अगर ये फैमिली ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे पहले तो इसे होल स्क्वायर में लाके थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, इससे मुझे पता चलेगा कौन सा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए मैंने क्या किया, पहले देखो ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो माइनस का तो प्लस हो गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसे इधर ले गया तो ये हुआ x प्लस सी का होल स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को इधर ले गया तो इसे लिख दिया, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसे चेक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि इसका जो सेंटर है डेट इज -c,0 और रेडियस क्या, अगर इसे 1 स्क्वायर लिख दूं तो रेडियस क्या आ रहा है 1। तो मुझे ये समझ में आता है ये सर्कल है एक जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि सेंटर ये है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारे को ऐसा सर्कल दिख रहा है जिसका फिक्स रेडियस है 1 एंड वेरिएबल सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वेरिएबल सेंटर है, देखो सेंटर फिक्स नहीं है ना, सी कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल सेंटर, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि अगर इक्वेशन रिड्यूस करनी है, लेकिन हाँ इस तरह आपको दिखेगा तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेथड लगा के, 3 मेथड होते हैं सॉल्विंग के, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर -y। चलो अब इसे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर इसे मुझे सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इसमें मेथड लगाना है उन तीनों में से। अब सबसे पहले तो मैं सोचता हूं क्या वेरिएबल सेपरेबल है, देखो ये तो दिख रहा है एक x है एक y है। अच्छा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा तो मैंने कहा यार इससे तो ई की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये हुआ तो मुझे ये दिख रहा है कि आपका dx इधर जा सकता है इसके साथ में, x के साथ में, और ये इधर आ सकता है। तो मैंने क्या किया, इसे इंटीग्रेट करने के लिए dy अपॉन ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे ऊपर लिख देंगे तो ई की पावर dy इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर इंटीग्रेट किया तो ई की पावर वाई डी वाई क्या होगा, ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। आ रहा है कोई रिलेशन ऐसा, ई की पावर वाई ये रहा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यही है। तो ऑप्शन सी जो है मैच कर गया, तो थर्ड का हो गया सी। तो बस एमसीक्यू में ये होता है कि जो हमें दिया उससे अगर मैच कर जाए एक ही बार में तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ में। क्वेश्चन 4 जो है वो 1 मार्कर के टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर और डिग्री जो डिफरेंशिएशन की बहुत पूछी जाती है। तो देखो अब इसमें क्या दिया, आप ध्यान रखना ऑर्डर और डिग्री। देखो ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव, और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर होती है डेट इज डिग्री, प्रोवाइडेड डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, तभी डिग्री डिफाइन होती है, नहीं तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है। तो चलो अब इसमें देखते हैं आपको क्या दिया है फोर्थ में। d4y बाय dx4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश। साइन वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ये दिया हुआ इधर इज इक्वल टू 0। अब देखो मुझे ये दिख रहा है इसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो तो किससे है, 4 का है। तो मेरा ऑर्डर तो सीधे हो गया 4। अब बात करते हैं डिग्री की, क्योंकि ये साइन के अंदर डेरिवेटिव है, ठीक है, साइन डी वाई बाई डी एक्स और साइन डी स्क्वायर बाई डी एक्स, तो बेसिकली दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अच्छा अगर ये साइन एक्स होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि साइन के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसका मतलब जो डिग्री है इसकी वो मैं लिख सकता हूं, इट विल बी नॉट डिफाइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नॉर्मली मान लो यहाँ पे होता साइन एक्स तो आपका ऑर्डर 4 होता, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो डिग्री होती 1। क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इसमें साइन के अंदर ये डेरिवेटिव आ रहा है, तो डिग्री मेरी नॉट डिफाइन होगी। तो फोर्थ का आंसर हो गया आपका डी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ पे। फिफ्थ में कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द टाइप dx by dy hx अपॉन y कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। देखो ये बेसिकली आपका वेरिएबल सेपरेबल मैंने समझा दिया। जब आपको होमोजीनियस को सॉल्व करना होता है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ऐसे x अपॉन y की फॉर्म में हो या y अपॉन x की फॉर्म में हो। तो अगर आपका क्वेश्चन x अपॉन y की फॉर्म में होता है तो आप x को vy डालते हो, और अगर y अपॉन x की फॉर्म में होता है तो y को vx डालते हो। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे x अपॉन y दिया है तो मैं ये कहूंगा मैं x को vy डाल सकता हूं, मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो फिफ्थ का आंसर हो गया सी। क्लियर है। जब आगे हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे तो मैं और डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रखना, अगर होमोजीनियस में x अपॉन y है तो आप x को vy डालोगे, और अगर y अपॉन x की फॉर्म है तो आप y को vx डालोगे। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स में। सिक्स में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो अब ये आ गया तीसरे मेथड का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इट इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज सॉल्व बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। जो आपका मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालना बहुत जरूरी काम होता है। तो चलो साथ में क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो आपको कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया, dy बाय dx dy बाय dx प्लस y tan x माइनस sec x इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा यहां पे dy बाय dx प्लस y tan x इज इक्वल टू sec x। अब आप समझिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो देखो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इसमें क्या होता है,
जहां पे अगर dy बाई डी एक्स है तो यहां पे खाली v y होगा। जो p है वो आपका या तो क्या कहते हैं कांस्टेंट होगा, ठीक है, या फंक्शन ऑफ x होगा। मतलब यहां पे y होगा, y स्क्वायर y क्यूब कुछ नहीं होना चाहिए। और जो q है डेट शुड बी ए फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, यहां पे कुछ भी y से रिलेटेड टर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही दूसरा टाइप होता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अगर इधर dx बाई डी वाई है तो यहां पे जो p है डेट विल बी फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट x को छोड़ के, x एक साथ में होगा बस, और q आपका होगा फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट। तो अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये तो मेरी इस वाली फॉर्म से मैच कर रही है। देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका p का काम कर रहा है और ये q का काम कर रहा है। y के साथ में जो भी चीज है, मैंने बताया p जो है या तो फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये 10x है, और q क्या है फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट अगेन, तो ये sec x है। यहाँ पे देखो y कुछ नहीं है, तो आपने कहा देयरफॉर p जो है वो आपने लिख दिया हुआ 10x और ये sec x हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो p और q इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आपने ये डिसाइड कर ली है तो सबसे पहले आप निकाल दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p dx विच इज इक्वल टू e की पावर p 10x है dx। अब 10x से इंटीग्रेशन देखो क्या होता है आपका, या तो होता है माइनस लॉग cos x, ठीक है, या log sec x। तो आपने इधर देख, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो मैंने क्या किया, मैंने इसे सीधे लिख दिया दिस इज इक्वल टू ई लॉग सेक एक्स, ठीक है। 10x का क्या इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, तो ई लॉग सेक एक्स, ई और लॉग हट गया तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सेक एक्स। तो मैंने कहा कि मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इन क्वेश्चन नंबर 6 विल बी इक्वल टू ऑप्शन बी सेक एक्स। तो 6 का हो गया बी। अगर यही आप माइनस कॉसेक्स या 1 अपॉन कॉसेक्स लिख सकते थे, कॉसेक्स की पावर -1 या 1 अपॉन कॉसेक्स, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में जो दी है उसके हिसाब से सेक एक्स में। अब चलते हैं, तो ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। अगर आपको इसे आगे सॉल्व करना होता तो सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। इसे आगे लगा के आप इसे सॉल्व कर लेते, लेकिन जब आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको ये आगे का मेथड सिखाऊंगा। अभी के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन में निकालना, तो वो sec x हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 में फिर से आ गया ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां पे आपको दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1/4 प्लस एक्स की पावर 1/6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब इसे करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन को पहले। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/4 प्लस एक्स की पावर 1/6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है, कितना होगा 2। अब बात आती है डिग्री की। अगर मैं डिग्री देखूं तो देखो यहां पे जो पॉलिनोमियल होते हैं, मैंने कहा कि डिग्री जब भी डिफाइन होती है जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में होगी। पॉलिनोमियल फंक्शन से कहने का मतलब ये होता है कि उसकी जो पावर है, जो आपके डेरिवेटिव्स हैं, उनकी जो पावर है दैट शुड बी होल नंबर। तो यहां पे तो आपको पावर कितनी दी हुई है 1/4, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली डिग्री क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये नहीं होता, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं होता तो क्वेश्चन होता है इतना, तो आप ऑर्डर तो 2 लिखते हैं, तो क्या मेरी डिग्री जो है नॉट डिफाइन होती? नहीं। हम लोग अगर इसे रिड्यूस करना चाहते तो मैं क्या करता, इसको मैं इधर ले जाता। अब अगर मैं रेस टू दी पावर 4 दोनों साइड कर दूं तो क्या हो जाता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी, हो गया रिड्यूस। तो इसमें ऑर्डर 2 हो जाता और डिग्री 4 हो जाती। लेकिन क्योंकि यहां पे साथ में प्लस एक्स की पावर 1/6 था और इसको मैं दोनों की पावर को नहीं हटाने की कैपेबिलिटी रखता, इस वजह से मैंने इसका ऑर्डर को लिखा 2 और डिग्री लिखी नॉट डिफाइन, ऑप्शन हो गया ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व
रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन कंटेनिंग 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मली अब क्या है, अभी आपके सिलेबस में एलिमिनेट हो चुका है 12th में फ्रॉम 2024 सेशन, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूं ये क्या होता है कि अगर आपको किसी भी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो उसका ऑर्डर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कांस्टेंट पे। अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 है तो ऑर्डर होगा 1, क्योंकि उसे एलिमिनेट करना है, 2 है तो ऑर्डर होगा 2। तो यहां पे आपको क्योंकि 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। सीधे आंसर हो गया 4। ठीक है, 9th, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व वेरिएबल as well as derivative of the dependent variable respect to independent variable is known as differential equation। जो इक्वेशन ऐसी होती है जो कि वेरिएबल और साथ में डेरिवेटिव्स को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में इन्वॉल्व करती है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। 10th की बात करते हैं। 10th में कह रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू c इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब देखो ये क्या है, उल्टा क्वेश्चन है। बेसिकली हमसे ये पूछा है इन चारों में से किसे सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है। अब तरीका क्या है, या तो आप सबसे पहले क्या करो, इन चारों ऑप्शन में से देखो कि किसमें, देखो अगर इसे ले जाओगे तो आप देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा tan इनवर्स y, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा tan इनवर्स x। उधर जाएगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है। और देखो ये वाले को इंटीग्रेट करोगे तो नहीं आएगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अगर आप इसे करोगे, सी पार्ट को देखते हैं। अभी आपको एलिमिनेशन या उससे चेक करना है। बेसिकली सी पार्ट में अगर मैं देखूं तो आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यहां पे ले जाऊंगा सीधे माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एक्स। अब अगर आप आइडिया लो तो ये नीचे जाएगा इधर, ये नीचे जाएगा इधर, इसका डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का होगा tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स इज प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 10th का हो गया सी, आंसर हो गया सी। इस तरह से हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं 11th की। 11th में कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो अभी तक क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन आ रहे थे, मैंने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। अब आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले तो ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया log dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। चलो इसे लिख लेते पहले, log dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। इस लॉग को उधर लेके गए तो आपका हो गया dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y। लॉग उधर जाता है तो e की पावर में चले जाएंगे ये। अब मैंने कहा कि इसे मैं लिख सकता हूं dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अब ये तो मेरे को दिख रहा है, मैंने वेरिएबल सेपरेट किया तो ये उधर गया, ऊपर जाएगा तो ये हो गया e की पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e की पावर 3x dx। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताना है कि इसमें से मेरा क्या सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले तो और सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन करके। तो आपने इसे इंटीग्रेट किया तो आपका आएगा e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3x प्लस सी। अब ध्यान से देखो क्या करना है, ये हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब आपसे लेकिन कह रहे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ जब y0 इज इक्वल टू 0। आपको दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये जब आपने यहां पे x डाला तो आपका y भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कि मतलब x डालने पे y भी 0 आ रहा है। तो आपने क्या किया, यहां पे x और y दोनों को 0 डाल दिया। तो इसे 0 डाला तो e की पावर 0 विच विल बी 1। तो ये आया माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 0, e की पावर 0 1, 1/3 प्लस सी, या c की वैल्यू मेरी आएगी माइनस 1/4 माइनस 1/3। कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 12, तो यह आपका -3 -4 -7। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -7/12। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, -7/12। या अब हम जगह सब जगह एलसीएम ले लेते हैं तो आपका 12 एलसीएम आया तो यहां पे क्या हो गया, -3, इसे भी 12 बना दिया, यहां पे लिख दिया 4
ई की पावर 3x अपॉन 12 माइनस 7 अपॉन 12। ये 12 तो कट गया। ठीक है, अब देखो क्या ऑप्शन दिख रहा है मुझे इधर। तो सब न्यूमरेटर में दिख रहे हैं ना, तो अब इसे मैंने क्या किया, 4e की पावर 3x इधर ही रह दिया, ये उधर गया, प्लस 3e की पावर माइनस 4y इज इक्वल टू 7 उधर चला गया। तो ये आपका इक्वेशन आ गई, 4e की पावर 3x प्लस 3e की पावर माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन डी, 11th का ऑप्शन हो गया डी, ये मैच कर गया। अब बाई चांस आपको ऑप्शन नहीं दी होती तो आप सॉल्यूशन को इधर या फिर इधर, अगर जनरल सॉल्यूशन है, कहीं पे भी छोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये फर्क होता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एमसीक्यू आ रहा है सॉल्व करने का, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे मैच करके आंसर को लिख सको। अब चलते 12th पे। 12th में कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फिर से इक्वेशन दे दी है। ठीक है, क्या इक्वेशन दी है लिख लेते हैं। थ्री एक्स माइनस 4y माइनस 2 3x माइनस 4y माइनस 3। इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो सबसे पहली चीज तो मुझे क्या दिख रही है इसमें, मुझे ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम दिख रहा है, ये और ये बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया लेट 3x माइनस 4y इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, टी मान लिया। तो अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो 3 का x का हुआ डेरिवेटिव 3 माइनस 4, y का डेरिवेटिव 1, लेकिन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहूं तो वो क्या होगा आपका, dt 3 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स, या ये सॉरी 4, ये इधर चला गया, तो आपका ये आ जाएगा 1/4 3 माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो चलो इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले। 1/4 3 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस टी माइनस 2 अपॉन टी माइनस 3। इंटू 4, 4t माइनस 8 अपॉन टी माइनस 3। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, 3 माइनस 40 माइनस 8 टी माइनस 3, इस पूरे को मैं इधर ले आया। ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए उस साइड ले गया, और इसी को हम इंटरचेंज करके भी फिर लिख सकते हैं, या फिर आपने लिख दिया यहीं पे डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3t माइनस 9 माइनस 4t प्लस 8 अपॉन टी माइनस 3। ये खोल के एलसीएम लेके, तो ये आपका हुआ 3t माइनस 4t कितना हो जाएगा, माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 3। अब आपका ये वेरिएबल सेपरेट बन गया। अगर आप देखोगे dx को उधर लेके, तो आपने dt को इधर लिख दिया t माइनस 3 अपॉन टी प्लस 1, ये माइनस बाहर। ठीक है, dt इज इक्वल टू dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसे इंटीग्रेट करने से पहले आपको दिखेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री 1 में ही, तो देखो ये +1 है, तो मैंने इधर किया t प्लस 1, तो -3 में -1 और होगा, तो ये हो गया -4, और मैंने इसको ऐसे अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यहां पे तो हो गया। अब अगर आप इसे काटोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो ये सारा इसमें चल रहा है ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस बाहर है, तो माइनस टी प्लस 1 कट गया, dt की जगह क्या आ गया आपका t, इसमें आपने लिख दिया
4 log t प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब अगर आप t की वैल्यू को डालोगे, t आपने क्या लिया 3x माइनस 4y, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस को खोल दो पहले, तो माइनस टी प्लस 4 लॉग टी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, या आप लिख सकते हो 4 लॉग टी की जगह मैंने डाल दिया यहां पे 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 1, इसको उधर ले गया तो ये क्या हो गया x प्लस टी, टी को फिर से लिख दिया मैंने 3x माइनस 4y प्लस सी, ये ऐड किया तो ये क्या आएगा 4x माइनस 4y प्लस सी, तो आपका यहां से आ गया 4 लॉग 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस y प्लस सी। देखो ऐसी कोई ऑप्शन है? x माइनस 3 लॉग 3x, अच्छा अब ये 4 से 4 काट सकते हैं, देखो तो आपका क्या होगा x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू लॉग 3x माइनस 4y प्लस 1, x माइनस वाई, तो आपका ये ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना कि ये सी को क्या है, सी अगर आपका है ये सी बाय 4 हो जाता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कांस्टेंट एक नया हो जाता, लेकिन ये कट के मेरा सिंप्लीफाई करके ये ऑप्शन मैच कर गए। तो दिस इज, देखो अब ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 12th देखने को आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस किया है, क्योंकि मुझे ये पूरा सेम दिख रहा था तो इसको मैंने टी डाल के वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस किया है। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, जो कि आपको एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया है, बट हाँ पेपर में आ सकती है। चलो अब चलते क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 में कहते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1 देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चलो पहले तो क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो 13 पे आते हम लोग। 13 में कहते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो देखो ये डी वाई बाई डी एक्स इधर है, तो इस एक्स को मैं उधर ले जाता हूं, तो ये लिखा मैंने वाई बाई एक्स, इधर मैं लॉग ए माइनस लॉग बी को फिर से लिख सकता हूं लॉग ए बाई बी प्लस 1। अब ये अगर आप देखो, देखो यहां पे भी आ रहा है वाई अपॉन एक्स, यहां पे भी आ रहा है वाई अपॉन एक्स, वाई वन एक्स वन वाई वन पावर बी वन। ठीक है, तो ये जो होती है दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। अब अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो आपने क्या किया, इसे सॉल्व करने सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। मैंने बताया था अगर dy बाई डी एक्स की फॉर्म है और y अपॉन एक्स है तो y को वी एक्स डालोगे, और अगर ये x अपॉन y की फॉर्म होती है तो x को वी वाई डालते हैं। अब सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो इसे, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हुआ dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, अगर मैं y को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो dy बाई डी एक्स को भी करना पड़ेगा, तो उससे हम लोग dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैंने y को डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, इधर v और x होंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो v कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस x कांस्टेंट dv बाई डी एक्स। ये क्या हुआ, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हुआ। अब इसमें डालते हैं, पुट करते हैं सबको, तो इसे मैंने लिखा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह मैंने डाला vx अपॉन एक्स ब्रैकेट में log vx अपॉन एक्स प्लस 1। ये कट गया तो आपका आया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v log v, मल्टीप्लाई किया तो v log v प्लस v। अब अगर आप देखो ये v से v यहीं पे कट जाएगा, तो अब आपका क्या बचा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी लॉग वी। अब मुझे दिख रहा है ये तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल, तो आपने जब वेरिएबल सेपरेबल लगाया तो dx उधर गया, dv के साथ में क्या आ गया यहाँ पे dv अपॉन वी लॉग वी नीचे इज इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ पे ओरली में कर रहा हूं, देखो log v को अगर आप t डालोगे तो 1 बाई वी नीचे दिख रहा है, मतलब यहां पे आपका इंटीग्रेट करके आएगा log v इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लिख दिया log x प्लस सी। अब यहां पे v की वैल्यू को क्या डालोगे,
वाई वी एक्स है तो वी क्या होगा, वाई अपॉन एक्स, तो यहां पे होगा लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। ये लॉग हटा सकते हैं तो मेरा आ गया लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। देखे जरा कोई ऑप्शन मैच कर रही है, लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ये वाली कर रही है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया सी सीधे, 13 का आंसर हो गया सी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी एक्स। अगर ये उधर जाता तो ई की पावर सी एक्स भी आ जाता, या आपको ऐसे भी आंसर दिख जाता। ये तरीके होते हैं अलग अलग आंसर लिखने के, क्योंकि यहाँ पे लॉग में था तो मैंने लॉग में आंसर निकाल के इसको यहीं रोक दिया। अब चलते 14 पे। 14 में कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले सॉल्व करते हैं फिर देखें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बड़ा सिंपल, यहां पे उधर ले गए, ठीक है। अब मुझे वेरिएबल सेपरेबल साफ दिख रहा है, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो डी वाई का वाई आया, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, या आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू सी एक्स। अब ये y इज इक्वल टू सी एक्स जो है, आप इसे क्या कह सकते हो, देखो y इज इक्वल टू सी एक्स अगर आपको याद हो तो दिस इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि डिग्री 1 है, y भी 1 है, c 1 है, तो ये से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c पार्ट नहीं है। अगर यही अगर y को 0 डालो तो x भी 0 होगा, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन डी। तो 14th का हो गया डी। ठीक है, अब चलते 15th पे। 15 में कहते हैं फैमिली y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी की पावर 4। ठीक है, अब देखो इसमें दो कांस्टेंट है b और c विल कॉरेस्पॉन्ड टू ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर। तो कितना ऑर्डर आएगा, देखो दो कांस्टेंट है, मैं से दो बार डेरिवेटिव लूंगा, तो 15th का आंसर होगा ऑर्डर 2, क्योंकि दो कांस्टेंट तो दो बार डेरिवेटिव ऑर्डर 2 हो जाएगा। 15th का हो गया बी। नेक्स्ट 16th की बात करते हैं। 16 में निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, चलो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते फिर से। 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊं तो आप लिख सकते हो डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब अगर आप इसे कंपेयर करो तो दिस इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहां पे मेरा क्या हुआ, पी क्या हो गया मेरा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और q क्या हो गया मेरा a इंटू वाई। तो अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालूंगा e की पावर p डी वाई, या आप लिखोगे e की पावर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसे सॉल्व करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन करी, मुझे दिख रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर को t डाला, तो माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो पर y डी वाई क्या हो जाएगा आपका माइनस डी टी अपॉन 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e की पावर, ये y डी वाई की जगह क्या आएगा माइनस डी टी अपॉन 2, और नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह आ गया t। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया अब इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर माइनस 1/2 डी टी बाई टी क्या होगा लॉग टी। अब ये जो पूरा है देखो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि e लॉग टी की पावर माइनस 1/2, तो अब ये हट गया e और लॉग, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, टी की पावर माइनस 1/2, टी क्या दिया था आपने 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एक तरह से 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, या आप इसे लिख सकते हो नीचे 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करके पूरा का पूरा आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, विच इज ऑप्शन डी।
तो आपका 16 का हो गया डी ऑप्शन। चलिए अब चलते 17th में। 17th में फिर से पूछा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 17 में आपसे कहते हैं एक्स डी वाई माइनस 1 + x² dx इज इक्वल टू 0। इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन बताना है और ये कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो चलो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैंने कहा एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 + x² dx। अब देखो देखते ही दिख रहा है कि इसमें तो वेरिएबल सेपरेबल रख सकते हैं। यहाँ पे dy है तो ये सारा x है, तो यहाँ पे dy y तो कुछ है ही नहीं, तो dy इधर ही छोड़ा, इसको मैं उधर ले गया 1 + x² अपॉन x dx। अब ये एक साइड y हो गया, एक साइड x, इंटीग्रेट, तो dy का तो क्या हुआ y। इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैंने सेपरेट किया 1/x प्लस x² को मैंने लिख दिया x, ये पूरे dx दोनों में हो गए इधर, तो 1/x का हो जाएगा log x प्लस x² अपॉन 2 प्लस c। देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, y इज इक्वल टू log x प्लस x² अपॉन 2 प्लस c, तो इसका भी d आ गया, तो 17th का भी हो गया d। अब चलते हैं 18th पे। 18, 19, 20 इज बेस्ड ऑन असर्शन रीजनिंग, ठीक है, तो अब इसमें असर्शन रीजनिंग करते हैं। अब 18 में कह रहे हैं असर्शन में ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन c1 e की पावर x। देखो अब इक्वेशन दी हुई है, ये कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो 4 है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन दी है y c1 e की पावर x प्लस c2 प्लस c3 e की पावर x प्लस c4। अब अगर आप एक बार देखो तो आपको 4 कांस्टेंट दिख रहे हैं, देखो c1 c2 c3 c4। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने को। तो क्या अब ये एक्चुअली में 4 कांस्टेंट है? तो आप खाली देख के ये नहीं कह सकते कि 4 होगा, पहले आपने से सिंप्लीफाई कर। देखो c1 e की पावर x इंटू e की पावर c2 प्लस c3 e की पावर x इंटू e की पावर c4। अब अगर आप देखो e की पावर x तो कॉमन निकल सकता है, अंदर बचेगा c1 e की पावर c2 प्लस c3 e की पावर c4। ये पूरा का पूरा भी एक कांस्टेंट ही होगा विच इज c। तो आप इसे y इज इक्वल टू सी की पावर ex भी लिख सकते हो। अब अगर ये y इज इक्वल टू सी की पावर ex हुआ तो कितने कांस्टेंट हुए? एक कांस्टेंट हुआ, तो अब डेरिवेटिव करोगे तो ऑर्डर क्या होगा? इसका 1 होगा, तो असर्शन तो गलत हो गया। रीजन में कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेंशन इन द सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रीजन सही है इसमें, क्योंकि कांस्टेंट को बहुत ब्रेक कर दिया था, लेकिन वो नॉर्मली एक ही कांस्टेंट होता, तो इसलिए असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ऑप्शन मेरा हो गया डी। ठीक है। 19th द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये एक डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, डिग्री पूछिए। देखो ऑर्डर तो मुझे दिख रहा है 2 होगा, लेकिन क्योंकि लॉग के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसका मतलब इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो असर्शन जो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज नॉट डिफाइंड, इट इज करेक्ट। रीजन में कह रहे हैं इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ ए डेरिवेटिव देन द डिग्री इज डिफाइंड। ठीक है, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होती है इन टर्म्स ऑफ ए डेरिवेटिव तो डिग्री डिफाइन होती है, तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 19th का हो गया ए। अब बात करते हैं 20 की, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो 20 में कह रहे हैं असर्शन में दिया है dy by dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये होमोजीनियस। अब देखो होमोजीनियस को ओरली चेक करना है तो आप सबकी टोटल डिग्री चेक करते जाओ। ठीक है, आपने कहा इस वाले की डिग्री हुई 3, इसकी डिग्री 2 + 1 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, तो ये है तो होमोजीनियस। अब अगर इसे डिटेल में चेक करना है तो देखो कैसे चेक करोगे। आपको यहां पे दिया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन, आपने क्या किया, एक्स की जगह डाल दो लैम्डा एक्स और वाई की जगह डाल दो लैम्डा वाई। तो ये कितना हुआ, लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स की जगह लैम्डा एक्स, इसकी जगह लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हुआ लैम्डा क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब अपॉन नीचे फिर से हुआ लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब। आप सब में से अगर लैम्डा क्यूब कॉमन ले लो तो अंदर पूरा एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा।
और जब भी अगर आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालते हो और लैम्डा की कोई पावर बाहर आके अंदर नॉर्मल फंक्शन आ जाता है तो इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, और ऐसी इक्वेशन जो कि ये फंक्शन को कंटेन करते हैं इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका ये दिया है इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल सही है। एंड रीजन क्योंकि होमोजीनियस है, ये भी सही है। तो 20 का ऑप्शन हो गया ए। और इसी के साथ हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। दिस वाज लेक्चर 1। एक और लेक्चर में डालूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, जो कि आपको अगले सेक्शन में एक और लेक्चर कवर करूंगा। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करिए अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन को। नीचे और भी चैप्टर के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, वेक्टर्स, ये सारे के सारे जो है आपको डिफरेंशियल हमने रिवाइज कर, मैंने नीचे हर एक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन बना रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। टेक केयर, ध्यान रखिए। ओके बच्चों।